हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्ला अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान के नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्वेश्चन बैंक है झुंझुनवाला की, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर नंबर 4, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने अप टू 200 क्वेश्चन नंबर 200 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए आगे सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, प्रेरण मोटर में कैस्केड विधि से गति परिवर्तन करने पर विभिन्न गतियों की संख्या। जब दो मोटर को हम कैस्केड में कनेक्ट करेंगे, दो इंडक्शन मोटर को, तो कितनी स्पीड्स पे उनको कितनी डिफरेंट स्पीड पर उनको रोटेट करवाया जा सकता है। तो हम जानते हैं इसके लिए जो स्पीड्स निकल के आती है जब हम इसका जो सॉल्यूशन डेरिवेशन करते हैं, तो इसमें 4 स्पीड्स निकल के आती है, ठीक है ना। पहली जो डिपेंड करेगी दोनों के पोल्स पर, जब समान डायरेक्शन में रोटेट होगा तब n बराबर 120 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक। दूसरी स्पीड है जब अपोजिट डायरेक्शन में है, n बराबर 120 अपॉन P1 माइनस P2, ठीक है। यहाँ पर P1 और P2 जो है नंबर ऑफ पोल्स है पहली मोटर और दूसरी मोटर के। तीसरी स्पीड जो है, अगर एक मोटर, जैसे मोटर नंबर 2 में सप्लाई नहीं ही सपोज, तो 120 अपॉन P1, और जो सेकंड स्पीड है वो है 120 अपॉन P2 जब पहली मोटर में अवेलेबल नहीं होगा तब। तो ये 4 स्पीड हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये 4 स्पीड हमको मिल सकती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटर प्रेरण मोटर में किस दोष से रक्षा करता है। तो जो प्रिवेंटर सर्किट है उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। प्रिवेंटर जो है वो इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो सिंगल फेजिंग को डिटेक्ट करता है, या किसी एक फॉल्ट के किसी एक फेज के ओपन होने का, ठीक, या उसमें फॉल्ट होने का। तो ये जो है काम प्रिवेंटर सर्किट हमारा करता है। देखिए जो प्रिवेंटर सर्किट है उसके क्या क्या है। प्रिवेंटर सर्किट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडक्शन मोटर फ्रॉम सिंगल फेजिंग, ठीक है। कोई भी एक फेज जब अवेलेबल ना हो, सिंगल फेजिंग या कोई फॉल्ट से, ठीक है, यहाँ पे कोमा आना चाहिए था, सिंगल फेजिंग एंड फॉल्ट, कोई किसी एक फेज में फॉल्ट अवेलेबल है या अनबैलेंस्ड सप्लाई जो भी है, तो इनसे सबसे हमें जो प्रिवेंटर सर्किट है वो हमारा उससे मोटर की रक्षा करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी बी हो जाएगा। एक फेज़ के फ्यूज़ जलने पर, ठीक है, एक फेज़ का फ्यूज़ जल जाएगा तब भी हमारा 2 फ्यूज़ अवेलेबल रहेंगे तो वो भी सिंगल फेजिंग कंडीशन हो जाएगी। अथवा एक फेज़ के दोषायुक्त होने पर, फॉल्ट होने पर, जब मोटर को केवल 2 फेज़ प्राप्त हो तब मोटर की ये रक्षा करता है, ठीक है। ये हाई जो करंट फ्लो करेगी सिंगल फेजिंग के केस में, उससे मोटर की जलने से ये रक्षा करेगा सर्किट को ओपन करके, ठीक है ना। तो प्रिवेंटर का ये काम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आज का, निम्न मोटर में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे जटिल है, या किस मोटर को जो स्पीड को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जाते हैं डीसी कंपाउंड मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, स्क्वायरल केज, ठीक है ना, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, डीसी शंट मोटर। वैसे देखा जाए तो जो पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर है ना, उसकी जो स्पीड है किस किस चीज़ से वेरी कर सकते हैं अपन, बाय वेराइंग द इनपुट पावर सप्लाई और बाय वेराइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट पावर सप्लाई, ठीक है ना। आप उसका वोल्टेज वेरी करके या उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करके। तो जनरली पहले तो क्या है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वेरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है, वैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जब से एडवांसमेंट हुआ है तब से हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो साइक्लो कन्वर्टर है, हालांकि वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है,
कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी हम उसको आसानी से, जो इंडक्शन मोटर है, पिंजरा स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर, उसको भी हम आसानी से उसकी गति को भी नियंत्रण कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें देखते हुए जो सबसे महंगा या सबसे मुश्किल जो लग रहा है वो फिर भी जो है हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का ही लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डीसी कंपाउंड मोटर की जो है आसानी से इसकी स्पीड को रोटेट किया जा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी हम रोटर रेजिस्टेंस के द्वारा और रोटर के साथ साथ स्टेटर दोनों तरफ से इसका कंट्रोल हो सकता है, और डीसी शंट मोटर का भी आसानी से इसमें स्पीड कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो स्क्वायर केज ही आएगा विद ऑप्शन। वैसे साइक्लो कन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं, उनकी उपलब्धता से इसका भी जो स्पीड गति नियंत्रण है वो भी आसान हो गया है, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो इसका आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रेरण मोटर के शून्य भार परीक्षण में मोटर को दी जाने वाली वोल्टेज या नो लोड कंडीशन में जो हम टेस्ट करते हैं तो जो वोल्टेज कितनी देते हैं, तो हम जो वोल्टेज देते हैं उस टाइम पर नो लोड कंडीशन में वो जो नॉर्मल वोल्टेज है उससे थोड़ा बहुत 10-15% कम या 10-15% ज़्यादा पे हम उसको नो लोड वोल्टेज के केस में नो लोड के केस में हम टेस्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो जो है वो सामान्य वोल्टेज आएगा, जबकि शॉर्ट सर्किट के केस में हम उसका 25%, 20% या उससे भी कम हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि जो उसमें रेटेड करंट फ्लो करवा सके, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट के केस में। लेकिन ओपन सर्किट या नो लोड के केस में जो है वो सामान्य वोल्टेज के आसपास या सामान्य वोल्टेज पर ही हम टेस्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 205। प्रेरण मोटर के लघुपथ शॉर्ट सर्किट परीक्षण में, अब शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट करते हैं हम उसमें क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है। क्या होता है कि रोटर क्रोड हानियाँ तो हम ओपन सर्किट टेस्ट में प्राप्त करते हैं। रोटर की बाह्य बल लगाकर ब्लॉक किया जाता है, बिल्कुल जो इसमें हम जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम जो रोटर सर्किट है उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उस शॉर्ट करने का मतलब क्या होगा, उसमें जो लोड है या करंट है वो मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो रोटर है उसको बाय फोर्स लगाकर उसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। यानी कि हमारे पास जब लोड है वो अब अनलिमिटेड हो गया, एक तरह से अनलिमिटेड या बहुत ज़्यादा हाई लोड अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो वो जो है कंडीशन हमारी शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटर को बाह्य बल लगाकर ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206। प्रेरण मोटर के शून्य भार परीक्षण से प्राप्त आंकड़े क्या क्या है। जो इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में क्या क्या जो आंकड़े प्राप्त है, तो जो नो लोड टेस्ट है उससे हमें क्या क्या मिलता है, एक तो कोर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस से हम क्या क्या निकाल लेंगे, क्रोड की हानियाँ निकाल लेंगे, और स्टेटर की वजह से जो आर नोट और एक्स नोट और आई नोट की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। साथ के साथ नो लोड कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोर लॉसेज, आर नोट, एक्स नोट, आई नोट की वैल्यू और कोस फाई नोट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रेरण मोटर के शून्य भार परीक्षण से प्राप्त वक्र का प्रारूप, मतलब जो है वक्र इसमें जो चक्र दे रखा है हमको कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से जो शून्य भार या नो लोड के केस में, नो लोड टेस्ट के केस में जो ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है। तो हम जानते हैं नो लोड के केस में किस तरह का ग्राफ बनता है हमारा। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस तरह का ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर हमने ले रखा है पावर या लॉसेज इन नो लोड कंडीशन, और ये रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज की वैल्यू हमने एक्स एक्सिस पे ले रखी है। तो ये ज़ीरो वोल्टेज, अगर मान लो रेटेड वोल्टेज जब हम सप्लाई देंगे तो स्टार्टिंग में जो हमें मिलेगा वो है फ्रिक्शनल लॉसेस, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा ही। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको जो ऑप्शंस हैं उसमें देखेंगे, ये देखिए तो किससे मैच कर रहा है हमारा ये कर्व जो है, देखिए यहाँ पर बी, कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की कुंडली प्राय भिन्नात्मक या फ्रैक्शनल पिच की बनाई जाती है। तो उसकी वजह क्या क्या है भाई? फ्रिक्शनल पिच करने से जो सरण प्रतिघात है या रिएक्टेंस है वो भी लॉस, वो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, वो भी कम हो जाता है। कुंडली में दृढ़ता आएगी, बिल्कुल सही बात। मोटर की जो एक्सिस लंबाई है, एक्सिस लेंथ है, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी। एक प्रेरण मोटर को दो फेज पर संयोजित करने पर क्या होगा? जब दो फेज या सिंगल फेज वाली कंडीशन हो जाएगी, मोटर जो है हाई करंट ड्रॉ करेगी और उसकी जो वाइंडिंग है वो हीट अप होगी, उससे मोटर के जलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटर जल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर जल जाएगी। कंटिन्यूस उसको हम ऑपरेट नहीं करवा सकते सिंगल फेजिंग पर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में स्टेटर एवं रोटर की आवृत्ति की तुलना कर मोटर की स्लिप नहीं ज्ञात की जा सकती। रोटर की आवृत्ति और स्टेटर की आवृत्ति, तो हम जानते हैं रोटर की आवृत्ति क्या होती है? एफ डैश आर बराबर होता है एस इंटू एफ, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर रोटर की आवृत्ति है और जो स्टेटर है उसकी आवृत्ति है, तो हम आसानी से फ्लक्स की वैल्यू स्लिप की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इसका जो ये कह रहा है कि नहीं ज्ञात की जा सकती, इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, असत्य। निम्न में से किस मोटर को लोकोमोटिव में प्रयोग किया जाता है? तो लोकोमोटिव में या ट्रेन वगैरह में जब मोटर यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर, ठीक है ना, हम जानते हैं सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212, एक 7.5 HP 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर को लघु पथ पर स्टेटर में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज देने पर एमीटर एवं वोट मीटर के पाठ्यांक क्रमशः 12 एम्पियर और 720 वोट है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो इसके जो डेटा है, एमीटर का डेटा है 12 एम्पियर और वोट मीटर का है 720 वोट, ठीक है। लघु पथ पर शक्ति गुणांक, अब शॉर्ट सर्किट के केस में जो पावर फैक्टर है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर जो नॉर्मल वोल्टेज है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट पे जो हमने रेटेड करंट मिली वो आई 12 एम्पियर। तो इस रेटेड वोल्टेज पे हम करंट की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे पहले तो, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर cos फाई की वैल्यू आराम से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसने दे रखा है जो लो वैल्यू पर जो करंट की लो वोल्टेज पे जो करंट की वैल्यू आई है वो है 12 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज था वो था 100 वोल्ट, ठीक है। तो इससे हमारे शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो निकाली हमने, कितनी आ जाएगी? आई एस एन इंटू वी रेटेड, एक्चुअल में जो वोल्टेज होगा रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाई वी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, तो 12 इंटू 400/100। तो इससे जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट निकल के आई वो आई 48 एम्पियर, ठीक है। अब वी शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 वी शॉर्ट डब्ल्यू शॉर्ट सर्किट या पावर इन शॉर्ट सर्किट केसेस में वो आ जाएगा √3 वी शॉर्ट सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट और cos फाई शॉर्ट सर्किट। हमें cos फाई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। WSC की वैल्यू हमको दे रखी है 720 वोट बराबर √3 इंटू 100 जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है जिस पर हमने करंट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 48। और cos फाई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू निकालेंगे। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो cos फाई शॉर्ट सर्किट बराबर 720/√3 इंटू 100 इंटू 48, इसको सोल्व करेंगे तो हम 0.0866 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम मैच कर लेंगे ऑप्शन से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0.086, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा स्टार्टर उपयुक्त रहेगा हमारे लिए? क्योंकि स्लिप रिंग मोटर है, आउटर टर्मिनल में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसमें
और उसको इनिशियली हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रहेगा हमारे पास प्रतिरोध या रेजिस्टेंस स्टार्टर उपयुक्त रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक 750 आरपीएम पर गति करने वाली मोटर में ध्रुवों की संख्या यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, सिंक्रोनस स्पीड हमको दे रखी है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे आसानी से, NS बराबर 120 F1P करके जो हमारा नंबर ऑफ पोल्स निकल के आएंगे वो आ जाएंगे 8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर में जब रोटर घूमना प्रारंभ कर देता है तब रोटर की आवृत्ति स्टेटर एवं रोटर की आपेक्षिक गति पर निर्भर करती है। ठीक है। तो हम जानते हैं रोटर की जो आवृत्ति है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेटर एवं रोटर की आपेक्षिक गति पर, जो कि क्या निकल के आती है F डैश बराबर S इंटू एफ। स्लिप क्या है यहाँ पर, स्लिप जो है रोटर की स्पीड पर डिपेंड कर रही है, और जो F है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वो हमारे स्टेटर फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है ना। तो इसका जो ये कथन है वो क्या निकल के आ रहा है, सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्य। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2016 में 216, प्रेरण मोटर में उच्चतम बलागुण सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। उच्चतम बलागुण या टी मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या निकल के आती है, KE²/2x2। तो ई स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी कथन जो है हमारा सत्य है। ठीक है। प्रेरण मोटर के रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती है। किसके समानुपाती है, रोटर चालक। अब हम जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है, जब उसका हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं रोटर का और स्टेटर का, तो वो जस्ट लाइक एन ट्रांसफॉर्मर की तरह बन के आता है। तो इसमें जो E2 है इसकी वैल्यू आती है 4.44 K5F N2। ठीक है ना। जो N2 यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कंडक्टर ऑफ द रोटर। तो रोटर जो चालक है उसके ऊपर भी हमारा जो विद्युत वाहक बल है रोटर का वो डिपेंड कर रहा है, प्लस जो गति है या F है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है रोटर की, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित गति पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसका आंसर जो है 217 में क्या हो जाएगा, बी, रोटर चालक एवं घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित गति पर। प्रेरण मोटर में रोटर कॉपर लॉसेस है ना, रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर की ताम्राम्य एवं रोटर निविष्ट ज्ञात होने पर मोटर की स्लिप ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल हम जानते हैं जो इनपुट पावर टू रोटर है वो क्या होता है, इनपुट पावर टू रोटर और जो कॉपर लॉसेस है, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो P इनपुट टू रोटर टू कॉपर लॉसेस क्या होता है, 1/S। ठीक है ना, 1:S। ठीक है। तो या कॉपर लॉसेस हम निकालते हैं S इंटू पी इनपुट पावर टू रोटर। S यहाँ पर क्या है, स्लिप है ना। तो जो स्लिप निकल के आएगी क्या जाएगी, इन P कॉपर लॉसेस या पावर ऑफ कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टू रोटर। ठीक है ना। तो इस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। तो ये जो कथन है ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरा प्रारूपी मोटर की गति रोटर साइड से नियंत्रित नहीं की जा सकती। हम जानते हैं कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें रोटर शॉर्ट होता है, पूरी तरह से पैक होता है ना। ठीक है। तो जो उसकी गति है उसको हम रोटर की साइड से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी कथन जो है वो सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 221, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट की गई है तथा रोटर शॉर्ट सर्किट किया गया है। इस अवस्था में रोटर है रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा के विपरीत रोटेट करेगा, रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा में सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा, रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा में असिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा और रोटेट नहीं करेगा। तो इसमें जो रोटर है उसका जो फ्लक्स है ना, जो स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स के उसकी दिशा में ही सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। रोटर का फ्लक्स और जो रोटर है वो रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा में असिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। अब हालांकि इसने पीछे दे नहीं रखा, यहाँ पूरा इस अवस्था में रोटर का फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है ये, या केवल रोटर के बारे में पूछ रहा है। तो अगर रोटर की पूछ रहा है ये, तो रोटर तो रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा में असिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। ठीक है ना। और रोटर का जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा में सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। ठीक है। तो
अगर केवल ये रोटर की पूछ रहा है तो इसमें जो इसने आंसर दे रखा है रोटेटिंग फ्लक्स की दिशा में सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा, ये गलत है। इसकी जगह आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। और अगर ये रोटर के फ्लक्स की पूछ रहा है तो इसका ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि रोटर का फ्लक्स और स्टेटर का फ्लक्स दोनों सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं, जबकि रोटर जो है वो असिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस। तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी हम आगे करेंगे। थैंक यू।